हाय एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। क्लास 9th के हिस्ट्री के सेक्शन से आता है और इसके हमने प्रीवियसली 2 वीडियो देख लिए हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके कंप्लीट कर लिए। एक छोटा सा हिस्सा बच रहा है इस चैप्टर का जो कि आज हम कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार छोटा सा रिकैप देखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था अबाउट कि क्या क्या चीज़ें हमारे मतलब किस तरह से फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और किस तरह से हम उन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं। इवन इसको हमने क्लासिफाई किया था इस पूरे चैप्टर को कि डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन के रीजंस एंड इसके इंपैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने कर लिया। हमने लास्ट वीडियो में मतलब इसके सेकेंड पार्ट में कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा था और आज जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि बस्तर में क्या हुआ था और जावा में क्या हुआ, इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके पहले एक बार फिर से वापस से टॉपिक पर आते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद में एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट हमने कंप्लीट किया। देन इसके बाद हमने पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के अंदर क्या क्या सेगमेंट दे हैव इम्पोज्ड ओवर अस, कि लैंड्स को कल्टीवेशन के लायक बनाया गया, पेड़ों को साफ किया गया, पेड़ों को काट करके स्लीपर्स में कन्वर्ट किया गया और प्लांटेशन वर्क के लिए भी जमीनों को पेड़ों से खत्म कर दिया, मतलब पेड़ हटा दिए गए वहां से। ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन किस तरह से हुआ फॉरेस्ट के साथ में, किस पे किसका कितना इंपैक्ट पड़ा। लाइक जब हमने कॉमर्शलाइजेशन की बात की तो लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा इसका। दूसरी चीज हमने ये भी डिस्कशन किया था कि फॉरेस्ट लॉ आने से कल्टीवेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। ओके, नेक्स्ट हंट कौन कर सकता था, हंटिंग कौन कर सकता था। फिर हमने पढ़ा कि नोमैड्स पे और जो पैस्ट्रोल्स होते हैं उन कम्युनिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। एंड फिर हमने देखा था कि जो भी फॉर्म्स वहां पे ट्रेड करती थी फॉरेस्ट से मिलने वाली चीजों की, वो अब क्या काम कर पा रही थी कि नहीं कर पा रही थी, ये चीजें हमने देखी थी। नए फॉरेस्ट लॉ से प्लांटेशन के जो ओनर्स थे उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, ये सारा हमने डिस्कशन किया था। कॉलोनियल पीपल ने किस तरह से इसको एंजॉय किया, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट था, ये भी हमने पार्ट 2 में देखा था। नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यू टॉपिक एंड सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट रिबेलियन इन द फॉरेस्ट। इसके अंदर 2 एस्पेक्ट हैं, 2 किस्से हैं। पहला जो किस्सा है हम पढ़ रहे हैं बस्तर का, जो पहला वाला पॉइंट है। ठीक है, तो बस्तर में क्या हुआ था उसको हम पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने आपको कहा 2 तरीके की केस स्टडी है, इसमें 2 जगहों की केस स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम। पहला जो केस पढ़ रहे हैं वो बस्तर का पढ़ रहे हैं और दूसरा केस पढ़ेंगे जावा का। इन दोनों के बाद में अपना चैप्टर जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो बस्तर में क्या हुआ था, तो जैसे आप सभी जानते हैं कि बस्तर काफी ज्यादा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऐसा टेरिटरी था जहां पे आदिवासी जनजाति और काफी सारे फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहां पर काफी ऐसे लोग, मतलब जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो दे हैव इम्पोज्ड सो मेनी थिंग्स, दे हैव इंट्रोड्यूस सो मेनी न्यू थिंग्स, जिसके कारण से लोगों को काफी कुछ झेलना पड़ा। उसमें से बस्तर भी एक उस टेरिटरी में आती है जहां पर इस तरह के रिबेल हुआ था। जैसे यहां पर कुछ चीजें बताई गई है कि बहुत सारे पार्ट है इंडिया के, अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, जहां पे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने रिबेल किया है अपने टेरिटरीज के लिए, अपने फॉरेस्ट के लिए। बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे यहां पे थोड़ा सा पहले इनके बारे में बता देता हूं। सिद्धू एंड कान्हू, सिद्धू और कान्हू, कान्हू नहीं है कान्हू है ये। बेसिकली ये लोग संथल रिवॉल्ट के लिए जाने जाते हैं, दोनों भाई थे आपस में और इन्होंने संथल रिवॉल्ट की थी, सेम वही ब्रिटिशर्स के जो अत्याचार थे उसके अगेंस्ट में। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को आपको जानना जरूरी है। अभी क्यों जानना जरूरी है, रीसेंट अफेयर के बारे में बता देता हूं। 15 नवंबर को पहले क्या हुआ था ये जानो। 10 नवंबर 2021 में गवर्नमेंट ने जनजाति गौरव दिवस अनाउंस किया था कि बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा 10 नवंबर 2021 को। मतलब पिछले साल इन्होंने 10 नवंबर के दिन ये अनाउंस किया था कि हर 15 नवंबर को अब हम जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे बिरसा मुंडा की जयंती पर। बिरसा मुंडा कौन थे, इन दोनों के बारे में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया वाले में बिरसा मुंडा के बारे में भी। और आगे जो आ रहे हैं सीताराम राजू, अलूरी सीताराम राजू।
तो इनके बारे में पढ़ेंगे आप। ये दोनों भी वही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ये बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं। अब ये लोग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने अपने ग्रुप, अपनी कम्युनिटी को लेकर के प्रोटेस्ट किया। एंड प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। उनके इलीगल और अनऑथराइज्ड और मतलब जिस भी तरीके से वो काम कर रहे थे ना, उनके उस प्रोसेस से, उससे डिससेटिस्फाइड होकर के उनके अगेंस्ट मूवमेंट चले थे। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। अलूरी सीताराम राजू के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश के थे, जबकि बिरसा मुंडा अगर बात करते हैं तो छोटा नागपुर जो प्लेटो है उसके आसपास के रीजन के थे। आज भी इनको कई सारे स्टोरीज में और कई सारे सॉन्ग्स में याद रखा जाता है। बिरसा मुंडा हो गए, सीताराम राजू हो गए, ये बेसिकली उन जगहों के अंदर भगवान के तौर पर भी या जो लोक देवता होते हैं उनके तौर पर भी इनको पूजा जाता है। तो बत्सर का हम जो किस्सा ले रहे हैं, बत्सर कहां है पहले तो ये समझो। छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है उसके सदर्न मोस्ट पार्ट में, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सदर्न मोस्ट पार्ट में आपको बत्सर दिखता है। इसकी जो टेरिटरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है। बहुत अलग अलग काइंड ऑफ कम्युनिटीज यहां रहती है बस्तर में, जैसे मारिया हो गया, मुरिया गौंड्स हो गए, दुर्वाज हो गए, बतराज हो गए और हल्बिस हो गए। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहाँ रह रही है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करती हैं। जैसे अभी हमने पिछले वाले अगर आपने क्लास 10th का चैप्टर देखा होगा, वहां पर भी सिमिलर सा ही नाम का चैप्टर चल रहा है। वो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड रिसोर्सेज, मतलब वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब फॉरेस्ट सोसाइटी नहीं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। उसमें भी हमने यही सारी बातें की है कि बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि खुद के हाथ में ले लेती है सारा रूल कि हम हमारे हिसाब से ही सारी टेरिटरीज को मैनेज करेंगे, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और ऐसा यहां पर भी है कि ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट के लॉज, उनका मैनेजमेंट सब अपने हिसाब से चलाते हैं। ये बिलीव करते हैं कि जो गांव है, हर एक गांव के पास में जो जमीनें हैं, वो जमीनें उनको दी गई है, बाय बर्थ उनको दिया गया है। ऐसे में इसके बदले में उनको क्या करना पड़ता है कि जब भी कोई फसल वगैरह पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो उसके बदले में वो एक छोटा सा रिचुअल परफॉर्म करते हैं और जितना हो सकता है वापस से अर्थ को देने की, धरती को देने की कोशिश करते हैं। इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज भी फिक्स्ड हैं और कोई भी किसी की बाउंड्री में नहीं जाता, इंटरफेयर ही नहीं करता। ऐसे में जो लोकल पीपल हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं जो उनकी टेरिटरी में आता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपकी टेरिटरी में कुछ चीजें कम पड़ जाती है तो आप दूसरे की टेरिटरी में जाते हो और दूसरे की टेरिटरी से कुछ चीजें अगर लेते हो आप पीसफुल मैनर में और उनको बता करके, तो ऐसे में उसके एक्सचेंज में उनको दवसारी, दंड या फिर मान ये दिया जाता है। मतलब एक तरीके का टैक्स आपको दिया जाता है, एक तरीके का फी आपको दिया जाता है कि वी आर एक्सेसिंग योर रिसोर्सेज, तो उसके बदले में आप हमसे ये ले लो, ये सारी दिया जाता है और इस तरह से काम होता है। ये जो विलेजेस होते हैं, विलेजर्स होते हैं, बेसिकली अपनी टेरिटरी के अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं या जो इनके रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको खुद ही ये उनको वॉच करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं और गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर लगभग नहीं होता। बत्सर में क्या हुआ था उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये तो उसका एक इमेज था कि बत्सर में क्या कंडीशंस थी। अब बत्सर के लोगों के साथ में क्या फियर था उसको देखते हैं वन बाय वन। बात है 1905 की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने यहां पे प्रपोज कर दिया कि लगभग 2/3 जो फॉरेस्ट एरिया है उसको आप रिजर्व कर दोगे। याद करो, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और फिर मैंने आपको बताया था एक अनक्लास्ड या विलेज फॉरेस्ट। तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें 2/3 एरिया इन्होंने कवर कर दिया, रिजर्व कर दिया कि अब कोई भी वहां पर नहीं जा सकता। अब ये तो वो रेगुलरली वहां रहते हैं, बाय बर्थ वहां रहते थे, ऐसी कंडीशन में इनके सामने बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुई। अब देखो यहाँ क्या होता है, इनके लिए हंटिंग भी वहां बंद हो गई। फॉरेस्ट के अंदर जो भी चीजें मिलती थी वो भी अब ये कलेक्ट नहीं कर सकते थे। जो बत्सर के लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान हुए, काफी सफरिंग्स भी दे हैव फेस्ड जस्ट बिकॉज इनके ऊपर काफी बड़ा लैंड रेंट इंपोज कर दिया कि इफ यू वांट टू एक्सेस देन यू नीड टू पे द फी। तो अगर आपको वहां की लैंड को एक्सेस करना है तो आपको रेंट देना पड़ेगा। और लगातार डिमांड की जाने लगी कि आप हमारे लिए काम करो तो आपको हम यहां से वुड कलेक्ट करने देंगे। और क्योंकि उस टाइम पर ऐसा और कोई दूसरे ऑप्शंस थे नहीं, हम बात कर रहे हैं 1905 की, तो ऐसी कंडीशन में जो लोग थे वो फ्यूल वुड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। बहुत लंबे लंबे रस्तों को पार करके, बहुत लंबा सफ़र तय करके वो वुड कलेक्ट करते थे और अपना जो भी लाइवलीहुड है उसको यूज़ कर रहे होते थे, खाने पीने की चीज़ें कलेक्ट कर रहे होते थे एंड ऑल सच। ओके, सो ऐसे में इनको फोर्स किया जाता था कि आपको फ्री लेबर करना पड़ेगा और कॉलोनियल ऑफिशियल्स के यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है, हम बात कर रहे हैं 1905 के अंदर, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तब ज़्यादा हो गई थी जब इस साल और इस साल के बीच में
फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ गया तो क्या है, आपको पूरे तरीके से जो कुछ भी और मिल पा रहा था वो भी आपको मिलना बंद हो गया। ऐसे में एक इनिशिएटिव लिया गया दुर्वास के थ्रू। अब देखो यहां पर इनिशिएटिव टेकन बाय द दुर्वास ऑफ द कंघर फॉरेस्ट। यहां पे जो रिजर्वेशन था, फर्स्टली वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक, जहां पे सबसे पहली बार रिजर्वेशन रखा गया फॉरेस्ट का, ये याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। कंगेर फॉरेस्ट के अंदर जहां पे सबसे पहली बार रिजर्वेशन लगाया था, वहीं पर इनिशिएटिव लिया गया। क्या था, हालांकि वहां कोई एक लीडर नहीं था कि एक लीडर के पीछे सारे लोग थे, वहां अधिकतर मैक्सिमम जो लोग थे वो लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में गए। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति था जिसको कहा जाता है गुंडाधुर, ठीक है। तो गुंडाधुर वो व्यक्ति था जो कि इनिशिएट करता है कि ठीक है हाँ मैं हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई लीडर है। देयर वर नो सिंगल लीडर, एक नहीं था, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ऐसा था जो कि बोलते थे कि हाँ ये बेसिकली वो पर्सन है जिसको हम फॉलो करेंगे। 1910 के अंदर जो टहनियां थी, आम के पेड़ की टहनियां हो गई, अर्थ का एक मतलब मिट्टी का एक ढेर ले लिया, इसके अलावा मिर्ची और एरोज ले लिए और इनको सर्कुलेट किया गया आसपास की गांवों में। ये क्या थे, ये एक तरीके का सिंबल था, एक तरीके का इनविटेशन था कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। इससे तुम्हें याद आना चाहिए 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था तो उसमें एक कमल का फूल था और रोटी थी। इस कमल के फूल और रोटी को जहां जहां लेके जाया जाता था तो ये सिंबल होता था, ये एक तरीके का मैसेज होता था, सीक्रेट मैसेज कि हम रिवॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जो उसको एक्सेप्ट कर लेता था मान के चला जाता था कि वो भी हमारे साथ में होगा। तो इन्होंने भी क्या किया, आम के पेड़ की टहनियां, मिट्टी का एक ढेर, मिर्ची और तीर, ये सर्कुलेट किए गए विलेज टू विलेज। ऐसे में ये एक तरीके का मैसेज था, इनविटेशन था विलेजर्स को कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हमारे साथ हैं कि नहीं। हर विलेज कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता था कि जो भी खर्चा आएगा उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ये है। बाजार्स को लूटा गया, हाउसेस को, ऑफिशियल्स के जो हाउसेस थे, जो ट्रेड यूनियंस थे, स्कूल्स थे, पुलिस स्टेशन थे, इन सबको लूटा गया, रॉब किया गया, जला दिया गया और जो भी कुछ मिलता था उस सबको आपस में बांट लिया जाता था। अधिकतर जगह पर जो अटैक किया जाता था वो एसोसिएटेड होता था अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड जो भी ऑपरेसिव रूल्स थे, लॉज थे, उनके अगेंस्ट में। मतलब ये सबको जो एक्टिविटी हो रही थी ये उन सभी लोगों के अगेंस्ट में थी जो अत्याचार कर रहे थे, ठीक है। अब होता क्या है, ब्रिटिशर्स भी इस बात को समझ जाते हैं कि ये इस तरह से कुछ हो रहा है। कहां हो रहा है, बक्सर में। ऐसे में बक्सर के आसपास की टेरिटरीज में, हालांकि ये जो व्यक्ति का नाम सुना ना आपने, ये देखो यहां पे गुंडाधुर, इनका बहुत बहुत ज्यादा नाम है उस एरिया में, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा व्यक्ति और इनिशिएट कर रहा है लोगों के लिए कि आई विल लीड दिस इवेंट, और ये जो इवेंट है इसके अंदर हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे। और ये जो, और इस टाइम पर सोच के देखो, इस टाइम पर फ्रीडम स्ट्रगल जब शायद उस पेस पर नहीं था और ट्राइबल कम्युनिटी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी कि ऐसा कुछ हुआ। इससे मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पे सिद्धू और कानू जो है, सिद्धू और कानू भी ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। ये बेसिकली तीनों ही ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। 3 ग्रुप जो हमने बताया, बिरसा मुंडा भी थे, सीताराम राजू भी थे और सिद्धू और कानू भी थे, दोनों भाई थे। और इनका जो सरनेम है वो था मुर्मू, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उनका है। द्रौपदी मुर्मू जिस कम्युनिटी से आती है ये उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। चलो वापस से आ जाओ आगे। नेक्स्ट हमने बताया, एक सेकेंड, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने भी इस रिबेल को सप्रेस करने के लिए हमने ट्रूप्स को भेजा। अब ट्रूप्स को जब भेज देते हैं तो आदिवासी जो लीडर्स थे वो नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं। ऐसे में ब्रिटिशर्स जो ट्रूप्स भेज रहे होते हैं ये उन लोगों के कैंप्स को जला देते हैं। उन लोगों को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए अपनी जगहों को छोड़ के भागना पड़ता है जंगलों की तरफ। वो अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन ये जो इवेंट था, ये जो रिबेल था, वो सप्रेस हो जाती है। हालांकि ये गुंडाधुर को नहीं पकड़ पाते और ऐसे में वो तो वहां से बच करके निकल जाते हैं जंगल्स में। वो अपने आप को बचाने के लिए चले गए, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, और लेकिन वो पकड़ नहीं पाए कभी भी। कौन, ब्रिटिशर्स, गुंडाधुर को। ऐसे में एक विक्ट्री थोड़ी सी ये मिल जाती है इस पूरे इवेंट के बाद में। इस रिबेल को शांत करने के लिए छोटी सी विक्ट्री ये बोल सकते हो आप कि गवर्नमेंट ने जो 2/3
जो एरिया को इन्होंने रिजर्व बनाया था अब उसको इन्होंने कम कर दिया, टेम्पररी सस्पेंड कर दिया था। 2010 तक आने के बाद में कुछ रिड्यूस इन्होंने किया, 1910 तक। इसके बाद में जो रिवॉल्ट था वो इंस्पायर करता है बहुत सारे दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज को भी, और आगे चल के बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जो आपने देखा ही है, अलूरी सीताराम राजू एंड ऑल, ये सारे इसी से मोटिवेटेड थे, इसी के बाद में हुआ था। आप क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, सत्याग्रह मूवमेंट्स के दौरान। सो होपफुली बत्सर वाला आपको इवेंट समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट द इवेंट ऑफ बत्सर, तो आपको पता चलेगा कि वहां पे सबसे पहली बार लोग जो रिजर्व फॉरेस्ट थे, जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था एरियाज को, उसको वापस से एक्सेस करने के लिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया, किस किस तरीके से लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया, दूसरे लोगों को इंस्पायर्ड किया कि आप भी हमारे साथ जुड़े, लोगों ने कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, किसने लीड किया, केवल एक नहीं थे, बहुत सारे थे, बट एक व्यक्ति का नाम आपको लिखना है, एंड ऑल सच एक्टिविटीज। Now it's time for the second केस जो कि जावा का है, फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा कहां पड़ता है? जावा आप सभी जानते हो, मैंने बताया था आपको, इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर जावा एक ऐसी जगह थी जहां पे डच कम्युनिटी ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना शुरू किया था। जो आपको ध्यान होगा भारत के अंदर भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि भारत के अंदर पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे, फ्रांस से आए थे, और इसके अलावा ब्रिटिशर्स आए थे। इन्होंने भी हमारी चीज़ों को एक्सेस करना शुरू किया था, बट डच और जो डच थे, इसके अलावा पोर्तुगीज थे, वो इतना डेवलप नहीं कर पाए थे अपने आप को, और पावर इतनी स्टोर नहीं कर पाए थे। इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई थी हमारी टेरिटरीज को एक्सेस करने की, और उन्हीं के बीच में कैरनेटिक वॉर्स हुई, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं डच कम्युनिटी। हमारे यहाँ तो नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ इंडोनेशिया के पास में इन्होंने किया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने कोशिश की थी, इन्होंने भी वहां पर जावा के अंदर शिप्स को बिल्ड करना चाह रहे थे वहां की टिम्बर को ला करके, एंड दिस इज द रीजन कि 1600 में द पॉपुलेशन ऑफ जावा वाज एस्टिमेटेड 3.4 मिलियन। देयर वर मेनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स, बट देयर वर ऑल्सो मेनी कम्युनिटीज लिविंग इन द माउंटेन्स एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये तो जावा की कंडीशन होगी कि डच ने वहां पे फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का तो केवल नाम था, दे वांटेड टू हैव द टिम्बर्स फॉर क्रिएटिंग द शिप्स। और शिप्स क्यों? मैंने आपको बताया था कि लकड़ी लगाने से शिप फ्लोटिंग हो जाता है, मतलब वो डूबता नहीं है, और ऐसे में हल्का होता है, और लकड़ी आपको चाहिए ही चाहिए होती है बाहर के फ्रेम के अंदर बेस बनाने के लिए। मतलब बाहर का फ्रेम तो लोहे का हो जाता है और अंदर बेस बनाने के लिए, ठीक है। सो ऐसे में उन्होंने बहुत सही तरीका निकाला। इसके अंदर कुछ इवेंट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे वुड कटर्स ऑफ जावा। इसको अलग अलग सेगमेंट्स में हम देखते हैं। सबसे पहले वुड कटर्स के बारे में बात करते हैं कि वुड कटर्स किस तरह से वहां पे कंट्रोल कर रहे थे। देखो यहां पे है कलंग्स ऑफ द जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। जो कुलंग्स हैं, कलंग्स कह सकते हो, कलंग्स जो है जावा के, वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि स्किल्ड फॉरेस्ट कटर है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो डच कम्युनिटी ने कंट्रोल करना शुरू किया इनके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, 18 सेंचुरी तक आते आते। ऐसे में जो कलंग्स थे, कलंग्स ने इनके अंडर में काम करना शुरू किया, और 1770 तक आते आते, याद रखना 1770 तक, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको थोड़ा सा अपन हाईलाइट कर लेते हैं। 1770 तक आते आते कलंग्स रेस्ट्रिक्टेड बाय द अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोआना। जोआना में जो डच फॉरेस्ट था उस पे अटैक करके कलंग्स ने बता दिया कि भाई अब तुम यहां मत आओ, हम हमारी टेरिटरी को देख लेंगे। और इस तरह से वहां पे जो अपराइजिंग थी वॉज सप्रेस्ड, द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड, ठीक है। तो अपराइजिंग वहां पे सप्रेस की गई। अपराइजिंग किसकी? जो कंट्रोल द डच वांटेड टू, ओके। सो ऐसे में 1770 का इवेंट कि जावा का वुड कटर, जो अब पहले एक स्किल्ड कम्युनिटी था, लेकिन अब वो बेसिकली डच कम्युनिटी के अंडर में आ चुका था, और यहां पर फिर कोशिश की गई इनको वापस से थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए कि आप अपने हिसाब से काम करें। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब यहां पर जैसे अपने इंडिया में हुआ था देहरादून के अंदर, तो वैसे इन्होंने भी क्या किया, जावा के अंदर एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लगा दी। अब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का काम क्या होगा, जैसे इंडिया में वो काम कर रहे थे कि रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई विलेजर्स के ऊपर कि फॉरेस्ट को आप एक्सेस नहीं कर सकते,
केवल जो लकड़ी काटी जाएगी उसको स्पेशल पर्पस के लिए ही, स्पेशल अथॉरिटी के साथ ही आप यूज कर पाओगे। विलेजर्स अब यहां पे पनिश किए जाते थे अगर कभी भी पकड़े जाते थे तो, कि आप ग्रेज करवा रहे हो अपनी कैटल्स को, आप परमिटेड नहीं हो लेकिन आप फिर भी करा रहे हो, किसी भी तरीके से आप वुड यहां से लेके जा रहे हो आपको बिना परमिशन के, आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो, या कोई भी कार्ट आपको दिख जाती थी ट्रैवल करते हुए तो भी इन सब चीजों के लिए आपको पनिश किया जाता था। ये डच ही थे जिन्होंने सबसे पहली बार रेंट इंपोज किया था इनके यहां पर, जो कल्टीवेशन चल रहा था उनके यहां पर जो इन्होंने रेंट लगाया वो कौन थे? डच ही थे। इसके अलावा विलेजर्स से रेंट लिया जाता था, कलेक्टिवली इनसे वर्क करवाया जाता था, फ्री लेबर्स इनको करनी होती थी, बफेलोज दी जाती थी फॉर कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द टिम्बर, ये याद रखना। दिस वॉज ऑल्सो नोन एज द, इंडोनेशियन नेम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा बट हां क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज इसको थोड़ा सा देखो, ये है ब्लॉन्ग डोंग गिएस्टन, ठीक है, ब्लैंग डोंग डिएस्टन, ठीक है। ये सिस्टम भी है, इस सिस्टम में क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि बफेलोज को भी यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग द टिम्बर्स एंड ऑल, एंड जो फ्री लेबर करवाया जाता है वो भी इसी का एक पार्ट है। रेंट छोड़ दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशंस द फॉरेस्ट विलेजर्स वर गिवन अ स्मॉल वेज, थोड़ा बहुत इनको पैसा वैसा भी दे दिया जाता है, एंड कल्टीवेशन के कुछ राइट्स भी दे दिए जाते हैं अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं तो। ब्लैंग डोंग डिएस्टन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर भी सेम ऐसे ही कुछ है कि सेमिन्स चैलेंज, यहां पे टॉपिक दिया है। सेमिन चैलेंज क्या है? अब देखो यहां पर 1890 के आसपास की बात है, सुरोंटिको सेमिन जो कि एक रैनबुडेन टेंग गांव के एक मेंबर थे, ठीक है, ये भी एक इंडोनेशियन नेम है। ये टीक फॉरेस्ट यहां पर होता था, टीक के फॉरेस्ट आपको मिलते थे। ये लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन करना शुरू किया कि आपके पास में ओनरशिप कैसे है इन फॉरेस्ट की। ब्रिटिशर मतलब डच कहते थे कि वी हैड द एक्सेस ऑफ सच रिसोर्सेज, तो हमारे पास, इन्होंने क्वेश्चन किया सबसे पहली बार दैट आप ही कैसे कह सकते हैं कि आपके पास में एक्सेस है इन सब का। इन्होंने आर्ग्यू किया कि आपने तो ये सब नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया हुआ है, और अगर आपके पास ऐसा है तो आप बताओ, पानी, बिजली, हवा, अर्थ, ये सारा भी आपने बनाया होगा फिर तो, जब आपने ये नहीं बनाया तो ये फॉरेस्ट आपने कैसे बनाया? इन्होंने क्वेश्चन किया। आगे चल के जो मूवमेंट था काफी तेजी से फैलने लगा, और इसमें सैमन के जो सन इन लॉज थे उन्होंने भी काफी हेल्प करी। 1907 तक कंडीशन ये थी कि लगभग 3000 से ज्यादा फैमिलीज ने इनका ये जो आइडिया था कि इनसे क्वेश्चन करके पूछो कि तुमने आपकी जागीरदारी कहाँ से आई भाई, आपने कहाँ से लिया इन सब चीज़ों को, आपका कैसे है ये, बता के बताओ हमें, मतलब बताओ। इस तरह की चीज़ें पूछी इन्होंने। तो जब इस तरह का हुआ तो लोग इस बात से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हुए कि ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इनके पास तो एक्सेस नहीं होना चाहिए और ऐसे ही नहीं कह सकते हमें। तो ऐसे में काफ़ी लंबा एक स्ट्रगल चला, लेकिन हाँ सक्सेसफुल ये भी नहीं हो पाया। लोगों ने काफ़ी हद तक इसको कोशिश करी, जैसे टैक्स नहीं पे किया, उनके यहाँ काम नहीं करने गए और वो टेरिटरी से निकलने के लिए कहते तो निकले नहीं, लेकिन ये नहीं कर पाए इसको। वॉर कैसे हुआ? वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन का पार्ट, ये बात ऑलरेडी हमने क्लास 10th वाले जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं वहाँ पर ही बताया है कि वॉर के दौरान भी डिफॉरेस्टेशन का पेस बहुत तेजी से बढ़ गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फॉरेस्ट के ऊपर मेजर इंपैक्ट्स पड़ा। इंडिया के अंदर जो काम करने वाले लोग थे उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में रहे, बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पेड़ों को काटना, ब्रिटिशर्स की नीड के लिए पेड़ों को काटना अलाउ कर दिया था। बहुत तेजी से पेड़ों को काटा जा रहा था और जो आसपास वहां रह रहे थे दे सफर्ड अ लॉट। जावा के अंदर भी जो डच थे उन्होंने सॉमिल्स, क्या होती हैं, जो पेड़ों के जो ट्रैंक्स होते हैं उनको काटते हैं छोटे छोटे पीसेस में, तो ये जो सॉमिल्स थी इन्होंने बहुत तेजी से, मतलब डच डिस्ट्रॉय द सॉमिल्स, और इन्होंने बड़े बड़े जो लॉग्स थे टीक के, उन लॉग्स को जला दिया। क्यों?
क्योंकि जब जावा के अंदर कंडीशन ये थी कि जापान वाले उनको कंट्रोल में ले रहे थे अपने, ऐसे कंडीशन को डर था कि ये हमारे पेड़ों को ले जाएंगे, तो उनके पास तो नहीं जाने चाहिए, तो पेड़ों को उन्होंने जलाना शुरू कर दिया। जो जैपनीज थे वो एक्सप्लॉइट कर लेंगे हमारे फॉरेस्ट को, तो इससे अच्छा है कि उनको जला दो। बहुत सारे विलेजर्स यूज टू दिस, मतलब इसको अपॉर्चुनिटी खोजा उन्होंने, देखा कि वॉर चल रही है, अब यहाँ पे जो टेरिटरीज हैं कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो ऐसे में इन्होंने दे थॉट दैट वी शुड एक्चुअली स्टार्ट कल्टिवेशन, क्योंकि अभी सबसे बेहतरीन टाइम है। तो यही सब कुछ हुआ यहाँ पे। इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर जो ज़मीनें थी जो इनके पास से छिन गई थी, जो लोगों ने यूज़ करना, कल्टीवेशन करना शुरू किया था, अब वो बड़ा मुश्किल हो गया इनसे वापस लेना। ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पे बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि किस तरह से नए फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, द न्यू डिपार्टमेंट इन फॉरेस्ट्रीज किस तरह से सामने आए। तो बिल्कुल सही बात है कि कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट रादर देन द कलेक्टिंग द टिम्बर्स हैज बिकम द मोर इंपॉर्टेंट गोल। अब पेड़ों को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया था बजाय वहां से टिम्बर को कलेक्ट करने के। गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि आप अपने इन गोल्स के लिए लोगों को, जो उसके आसपास रह रहे हैं, जो कि उनके नेटिव प्लेस के हैं और जो उन पेड़ों को, उन फॉरेस्ट को अपना मानते हैं, अपने परिवार और अपना समाज मानते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ है। ओके, इंडिया के अंदर तो जैसे मिजोरम के अंदर, केरला के अंदर, मिजोरम से लेकर केरला तक बहुत ही डेंस एरिया आपको दिखता है फॉरेस्ट का, जहां पे सैक्रेड ग्रोव्स, सैक्रेड ग्रोव्स का मतलब होता है, जो सैक्रेड ग्रोव्स का हिंदी में मतलब होगा देवी देवताओं का निवास स्थान, या जो जहां रहते हैं, तो वो जो एरिया है उसको प्रोटेक्टेड कर दिया गया। ऐसे ही बहुत सारे और भी जगह थी जहां पे कुछ गांवों के लोगों ने कंडीशन इस तरह की बनाई कि दे देमसेल्फ स्टार्टेड क्रिएटिंग द लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एंड लोगों ने उनको फॉलो किया। लोकल जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी, एनवायरमेंटलिस्ट थे, दे हैव क्रिएटेड देयर रूल्स, रेगुलेशंस, और उन्होंने अलग अलग तरीके से कैसे आप कंजर्वेशन कर सकते हो, पेड़ पौधों को कैसे बचा सकते हो, ये चीजें उन्होंने वहां पे करना शुरू किया। एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडोनेशिया की जो फॉरेस्ट हैं, जो कि आइलैंड ऑफ सुमात्राज, कालीमंत्रन एंड वेस्ट इरिन, यहां पे जो जावा है, जावा में सबसे पहले जो डच थे उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री शुरू की थी। इस आइलैंड जो कि अब फेमस है काफी राइस प्रोडक्शन के लिए, ये पहले कवर हुआ करता था टीक से। ठीक है, सुमात्रा वाला रीजन, जावा वाला जो रीजन जो है, ये पहले टीक के पेड़ों से काफी ज्यादा हरा भरा रहता था, लेकिन अब यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, उन तीनों को एक बार देख लेते हैं, जो कि एनटीएससी एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। कि वुड का यूज 1950s के अंदर इंडियन रेलवेज के ट्रैक को बनाने में किया जाता था, वो किस चीज के लिए किया जाता था, मतलब इंडियन रेलवे के लिए पेड़ किस तरह से, वुड किस तरह से यूज आती थी। एनटीएससी स्टेज 1 2014 के अंदर राजस्थान के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन ए बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, रेलवेज वैगन्स बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए। ऑप्शन डी स्लीपर बनाने के लिए। तो राइट आंसर इज डी, स्लीपर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अडॉप्टेड द स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 के अंदर पूछा गया है, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी किसने अडॉप्ट किया? पोर्तुगीज ने किया, फ्रेंच ने किया, डच ने किया, कि जर्मन्स ने किया? पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच और जर्मन्स, ये इसका राइट आंसर होगा बेटा डच। डच ने स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी अडॉप्ट किया। नेक्स्ट, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया था 1906 में। कहां पे? देहरादून में, कलकत्ता में, उदयपुर में और बॉम्बे में। इसका राइट आंसर होगा देहरादून। ठीक है, सो लाइक दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड वी थैंक यू सो मच दैट यू हैव सीन दिस वीडियो। एंड एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए काफ़ी नई हो सकती है और हो सकता है आपके लिए इंटरेस्टफुल नहीं हो, बट यू नीड टू पे अटेंशन, क्योंकि 9th एंड 10th अगर आप इस साल एनटीएससी नहीं हो रहा है तो 9th क्लास अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, एनटीएससी के लिए अगले साल प्रिपेयर करेंगे, तो ये वाला पोर्शन आपका वीक रह जाना है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से फोकस करें। कहीं प्रॉब्लम आती है तो पूछें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एक नए चैप्टर के ऊपर होगा। आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।